हेलो टू ऑल। आप देख रहे हैं फेडरल देश और मैं हूं शेखर। जैसा कि आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान जैसा कि सब जानते हैं कि अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वहीं भारतीय सेनाओं ने कड़ा जवाब देते हुए कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। भारतीय सेनाओं ने कहा है कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह का सीज फायर का वायलेशन करता है, उल्लंघन करता है, तो उसका भी माकूल जवाब दिया जाएगा। आज तीनों ही सशस्त्र सेनाओं के वरिष्ठ अधिकारी ने प्रेस को संबोधित किया और जो भी कार्रवाई पाकिस्तान और आतंकी ठिकानों के खिलाफ की गई थी उसके बारे में सबूतों के साथ जानकारी दी और साफ चेतावनी पाकिस्तानी और आतंकियों को दे दिया है कि भारत की तरफ अगर कोई भी आंख उठाकर देखेगा तो उसका तगड़ा जवाब देखा जाएगा। तो आज हमारे साथ इसी बात पर चर्चा करने के लिए द फेडरल देश के सहयोगी मनु पवार बने हुए हैं। मनु जी, आपका बेहद स्वागत है हमारे मंच पे। तो मनु जी, पहला सवाल, आज क्या जरूरत आन पड़ी थी कि भारतीय सेनाओं को मंच पे आना पड़ा, प्रेस ब्रीफिंग करनी पड़ी, इसके पीछे का की क्या वजह है? देखिए शेखर, 10 मई को जो यानी शनिवार को जो शाम को सीज फायर का ऐलान हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, जी उसके बाद मतलब अचानक सब लोग हैरान हैं कि ये अचानक क्या सब कुछ कैसा हो गया। और इसको स्पष्ट करने के लिए बहुत जरूरी था कि सेना के बड़े अधिकारी जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे वो सामने आए, और ऐसा हुआ भी। तीनों सेनाओं की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस आई थिंक डीजीएमओबी पहली बार दफा ही प्रेस के सामने जी आए जी थे। जी 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 जी। तो ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें मैं बता दूं कि तीनों सेनाओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। इसमें आर्मी की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जो डीजीएमओ है ऑपरेशंस है वो शामिल थे। डायरेक्टर जनरल ऑपरेशंस राजीव घई लेफ्टिनेंट जनरल। जी दूसरे जो डीजी एयर ऑपरेशंस हैं वायुसेना के, एयर मार्शल एके भारती, वो जी शामिल हैं। और पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी चल रही है, प्रेस ब्रीफिंग। और जो डीजी नेवल ऑपरेशंस है, जो नेवी के जो ऑपरेशंस के डायरेक्टर जनरल हैं, वाइस मार्शल ए एन प्रमोद, तो वो जी इसमें शामिल हैं। और तीनों जब सामने आए तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस प्रेस ब्रीफिंग की कितनी अहमियत रही होगी, कितनी इंपॉर्टेंट थी। और जो कल जो सीज फायर का ऐलान हुआ उसके बाद इस प्रेस ब्रीफिंग पर बहुत नजर थी कि सेना क्या कहती है, वायुसेना क्या कहती है, नौसेना क्या कहती है, तीनों सशस्त्र बल जो हमारे हैं वो क्या कहते हैं। अब मैं इस प्रेस ब्रीफिंग की सबसे बड़ी बात है मैं आपको बता दूं। जो भारतीय सेना, तीनों सेनाओं की तरफ से जो कहा गया कि हमारा मकसद था जो 22 अप्रैल के जो पहलगाम में आतंकी हमला निर्दोष हुआ, लोगों को की हत्या की गई थी। जी 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 जी, जिसमें 25 पर्यटक और 25 भारतीय पर्यटकों और एक नेपाली नेपाल। नागरिक की हत्या हुई थी। तो उन उन वो जो हत्याएं जिन्होंने कराई हैं, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको हमारा टारगेट करना था पाकिस्तान में, और वही हमने किया। और वो मकसद हमने अचीव किया, यानी उसे हासिल किया। वायुसेना की तरफ से बताया गया कि हमने जो है हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों से 7 मई को हमला किया। जो तड़के जो हमला हुआ 1 बज के अर्ली 5 मॉर्निंग। मिनट जी से और 1 बज के 30 मिनट के बीच 25 मिनट में हवा से सतह में मार करने वाली जो मिसाइलें हैं उनसे हमला किया गया। और उन टारगेट पे जो कि आतंकी शिविर थे, जो लश्कर का आतंकी शिविर था, या दूसरे जो आतंकी संगठन है कैश उनका का था। हाँ जैश का, उनको टारगेट किया गया। 7 मई को 9 आतंकी शिविरों को पर स्ट्राइक की गई, एयर स्ट्राइक की गई। और बताया गया कि 100 से ज्यादा आतंकी इस एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। जो मुरीदके में लश्कर का जो हेडक्वार्टर था, जो हब सेंटर था, बताया गया कि वहीं जो 26/11 का जो हमलावर था अजमल जो कसाब था, उसकी ट्रेनिंग वहीं हुई थी। वहीं हुई जो थी। का जो हेडली था, जिसने पूरा प्लान किया था लश्कर के साथ मिलकर, उसकी ट्रेनिंग भी वहीं हुई थी। और जो IC-184 जो इंडियन एयरलाइंस का जो विमान था, एयर इंडिया का, उसका जो अपहरण हुआ था, और जो पुलवामा ब्लास्ट में जो आतंकी शामिल थे वो भी इस हमले में मारे गए। 7 मई को जो भारत ने पहलगाम का बदला लिया, वो उस सैन्य कार्रवाई में मारे गए।
ये भी बताया गया सेना की तरफ से कि एलओसी पर जो संघर्ष हुआ इस दौरान, उसमें पाकिस्तानी सेना से के 35 से 40 जवान और अफसर मारे गए। भारत के 5 जवान बीच में शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ है। 35 से ये 40 पहली दफा होगा जब भारतीय सेनाओं ने प्रेस के सामने आके ये बोला कि हमने पाकिस्तान के 35 से 40 जवान और अफसरों को भी निशाना बनाया, वो भी जी, जी। जी, हाँ। उनकी भी। जी, जी, इस ऑपरेशन में ये पहली बार है जब इतनी सारी डिटेल चीज़ें आई। अब जैसे भारत ने बताया और कि 7 मई को जो हमने हमला किया वो टारगेटेड हमला था। वो किसी सिविलियन पे हमला नहीं था, सिविलियन एरिया पे हमला नहीं था, वो किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं था। वो सिर्फ उन जगहों पे हमला था जहाँ की आतंक के ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान चलाता है, और हमने वो टारगेटेड हमले थे। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने हम पे हमला किया 8 और 9 तारीख को, जो ड्रोन हमारे और जो मिसाइलों के। हाँ, नागरिकों पर हमला किया गया, जो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया गया, उसके बाद जो भारत ने हमला किया, उस उसके बाद पाकिस्तान के होश उड़ गए। जो डिटेल और जो सबूत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे गए हैं, वो बहुत चौंकाने वाले हैं, और उसमें मतलब बड़ा वो आपको है, मतलब लोग गदगद होंगे कि कितना बड़ा अटैक भारत ने उसके जवाब में किया। ये अब तक इसका खुलासा नहीं किया गया था, लेकिन आज जो एयर मार्शल आए थे, उन्होंने जो है बताया कि अ, उस पाकिस्तान के जो ड्रोन अटैक थे, जो यूएवी से जो उन्होंने हमला किया था भारत के जो नागरिक इलाकों में, भारत के जो मिलिट्री इलाकों में, उसके बाद भारत ने बहुत भीषण हमला किया, बहुत तगड़ा हमला किया। पाकिस्तान के एयर डिफेंस रडार जो है वो तबाह हुए, और पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए गए। उनके नाम भी बताए गए हैं, जैसे कि पसूर एयर डिफेंस रडार वो तबाह किया गया, चुनियान एयर डिफेंस रडार वो बर्बाद किया गया, आरिफ वाला एयर डिफेंस रडार को उड़ाया गया। सरगोदा एयरफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, सरगोदा एयरफील्ड उसको तबाह किया गया। रहीम यार खान एयरबेस है पाकिस्तान का, बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेस है, उसको भी तबाह किया गया। वो अभी हमने खबर भी द फेडरल देश में दी है कि 1 हफ्ते के लिए वो जो रहीम यार एयरबेस है उसको बंद कर दिया गया है। तो वहाँ जो है मरम्मत का काम चल रहा है। इसका मतलब उससे पुष्टि होती है कि भारत ने कितना बड़ा हमला किया। और इसके अलावा जो इस्लामाबाद, राजधानी इस्लामाबाद के पास तक भारत ने हमला किया, ये बात पहली बार सामने आई है। जी, इस्लामाबाद के पास जो चकलाला एयरफील्ड है, नूर खान जिसे कहते हैं, नूर खान के चकलाला एयरफील्ड में, वहां चकलाला, मुरीद, सक्कर जो जी, एयर जी, जी, बेसेस है पूरी तरह से हाँ, तबाह किए गए। जी, 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 हालांकि सक्कर पाकिस्तान ये चीज एयरबेस मानेगा नहीं, हालांकि पाकिस्तान ये चीज मानेगा नहीं, लेकिन जी, इसीलिए भारतीय सेनाओं ने आज जब प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी, मनु जी आपने देखा होगा कि हर एक सबूत के साथ उन्होंने जी, आफ्टर और बिफोर जो साइट की पिक्चर्स दिखाई कि पहले क्या स्थिति थी और बाद में क्या स्थिति थी, वो सबूतों के साथ दिखाई कि कल के दिन पाकिस्तान अगर डिनाई भी करता है तो हमारे पास वो सबूत है, वो इमेजेस हैं जो ड्रोन से लिए गए, जो एयरक्राफ्ट से लिए गए या सैटेलाइट से लिए गए, हमारे पास सबूत है वो चीज के कि हमने इतने अंदर घुसकर पाकिस्तान के एयर बेसेस और आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिया। जी मनु जी। हाँ, शेखर, इसमें थोड़ा मैं करेक्ट करना चाहूंगा। हम मतलब ये क्लियर है कि हम लोग अंदर नहीं घुसे हैं, लेकिन हमने यहाँ से एयर स्ट्राइक की है। हाँ यहाँ से मतलब टारगेटेड इलाकों जी को जी, टारगेट किया गया, और टारगेट। इतना जबरदस्त क्षमता जो है एयरफोर्स ने दिखाई कि उसने वो लाहौर और इस्लामाबाद के आसपास, पिंडी के आसपास, ये जो जो पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं, वहां तक जो है हमला किया गया, और ये हमला मतलब तब हुआ। मनु जी कहने का मतलब आपका ये है कि हमारे जो एयरक्राफ्ट है, हमारे वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट है, वो पाकिस्तान की सीमा में बिना घुसे ही उन्होंने जी, ये हमला किया। जी, जी। उसके एयर स्पेस में नहीं गए, लेकिन यहाँ से जो टारगेटेड था, यहाँ से टारगेट किया गया, अपनी सीमा से टारगेट किया गया, और मिसाइलें दागी गईं, और उन मिसाइलों को पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट था, उनको तब निशाना बनाया गया जब पाकिस्तान ने हमारे नागरिकों को निशाना बनाया, ड्रोन से हमले के, जो अनआर्म्ड जो व्हीकल होते हैं, यूएवी जिसे कहते हैं शायद, उनसे हमला किया गया।
और अंधाधुंध हमला किया गया पश्चिमी सीमा पर, जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक, लगातार राजस्थान और गुजरात तक, वहां तक हमला किया गया। उसके जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने ये हमला किया वहां के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। और ये हमला 10 तारीख को भी, जिस दिन जो है सीज फायर की बात आई शाम को, उससे पहले भारतीय एयरफोर्स ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए। वहां के जो एयर शेल्टर थे, जो जहां जहाजों को रखा जाता है, वो तबाह कर दिए। अब ये कितना नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल। भारतीय सेना की तरफ से कहा गया कि हम बॉडी काउंट करने के लिए नहीं है, क्योंकि वो सीमा पार की बात है। हमने लेकिन उसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब वो सबूतों के साथ सेना ने दिखाया है, बाकायदा स्लाइड्स दिखाई गई कि ये पहले ये एस्टेब्लिशमेंट था, वहां पे इस तरह की बिल्डिंगें थी, इस तरह की इमारतें थी, इस तरह का जो ढांचा था। और उसके बाद तबाही के बाद जब हमने स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की, उसके बाद ये ढांचा वहां पे रह गया। तो पूरे सबूत के साथ दिखाया गया, ऐसी केवल हवा में बातें नहीं की हवाई गई बात है। ही नहीं की गई। जी 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 जी। तो ये बहुत बड़ी और सबसे बड़ी बात यह है कि वायुसेना ने जो है अपनी ताकत दिखाई है। ताकत मतलब अपनी क्षमता दिखाई है, अपने स्किल दिखाया है कि आपने यहाँ से बैठकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद के नजदीक, लाहौर के नजदीक, पिंडी के पास जो एयरबेसेस थे, जो पाकिस्तान के बहुत इंपॉर्टेंट एयरबेसेस थे, एयरफील्ड थे, जो वहां के रडार थे, उनको तबाह कर दिया और उनके विजुअल्स दिखाए, वीडियोस दिखाए, उनके फोटोग्राफ दिखाए। तो ये जो है बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हुआ है, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। 7 मई के बाद का भी ऑपरेशन जिसकी बात कर रहा हूँ, वो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। तो कुल मिला के जो अचीव करना था, भारतीय सेना ने जो बताया कि हमने जो अचीव करना था, हमारा जो मकसद था, उसमें हम कामयाब रहे। शेखर जी। तो आज जो प्रेस ब्रीफिंग हुई है डीजी में एमओ स्तर की, तो आज के जो सवाल उठते हैं लोगों के अगर जहन में उठ भी रहे होंगे कि भारतीय सैन्य क्षमता पे जो सवाल उठा रहे होंगे कि वो जो स्ट्राइक की वो उसमें कितना दम है, चाहे वो देश के अंदर हो चाहे देश के बाहर हो। तो आज के बाद मनु जी उनके जबान पे लगाम तो लगी जाएगी, वो फिर सवाल पूछने लायक नहीं रहेंगे। हालांकि हालांकि शेखर, भारतीय सेना की क्षमताओं पे कभी किसी को ऐसा इस तरह का कोई अविश्वास तो रहा नहीं है। लेकिन भारत को ये 7 तारीख को ही जो हमला हुआ था, जो भारत ने अटैक किया, उसमें ही दिखा दिया था कि हमने कैसे मार किया। हमारी जो स्किल है, इवन जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी, मनु जी जैसे होता है उसमें ना भी कि जैसे उड़ी के बाद भी कई लोगों ने सवाल उठाए थे कि स्ट्राइक करी थी या नहीं करी थी। तो ऐसे सवाल उठते हैं, बहुत से लोगों के जहन में उठते हैं, बहुत लोग उठाते हैं, आने वाले समय में भी उठाएंगे। लेकिन आज के बाद जो इतना बेहतरीन तरीके से सेना ने जो अपने सबूत दिखाए हैं, उसके बाद तो उनके जबान में लगाम लगी जाएगी, सवाल हालांकि पूछने लायक किसी नहीं को भी रहेंगे। मतलब क्योंकि पाकिस्तान को भी अंदाजा हो गया है कि उसको नुकसान बहुत हुआ है। और इसमें चूंकि सब चीजें सामने आ चुकी हैं, और फिर पाकिस्तान को जब लगा कि वो कुछ कर नहीं पाएगा, जब इतना बड़ा हमला हो गया, उसका एयर बेसिस उड़ा दिए गए, उसके जो रडार थे वो उड़ा दिए गए, तो फिर पाकिस्तान ने क्या किया कि जो 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 नागरिक जो एविएशन जो उड़ाने थी, हाँ उनको ढाल बनाना शुरू किया। जैसे बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बिल्कुल। जब सर्विलेंस रडार जो थे उनको उड़ाया गया लाहौर और गुजरावाला के नजदीक, ड्रोन अटैक जब पाकिस्तान सिविल एयरक्राफ्ट को जो है फिर उन्होंने निशाना बनाना, उन्होंने जो है ढाल बनाना शुरू किया पाकिस्तान में। ढाल बनाई। जो आज ये लाहौर में प्रेस ब्रीफिंग में कहा भी गया कि मनु जी की उनमें मतलब संवेदना नाम की चीज नहीं थी। उन्होंने नागरिक जो सिविल एयरक्राफ्ट होते उनको ढाल बनाए, लेकिन भारतीय सेनाओं ने संवेदना का परिचय देते हुए बिना सिविल एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाए, बिना उन मिसाइल्स और ड्रोन्स को नेस्ता नाबूद कर दिया। जी जी जी, ये बहुत बहुत मतलब बहुत हैरानी की बात है कि पाकिस्तान ने लाहौर में जो है, जबकि सब कुछ एयरपोर्ट बंद हो जाने चाहिए थे, आमतौर पर ऐसे होता है, ये जरूरी भी है। तो पाकिस्तान ने एयरपोर्ट बंद नहीं किए, अपना जो लाहौर एयरपोर्ट था वहां से इंटरनेशनल उड़ानें चलती रही। और उसका ये जो चालबाजी थी, जो गेम था, उसका ये था कि अगर भारत गलती से कोई स्ट्राइक करता है और किसी
किसी विदेशी इंटरनेशनल जो एयरलाइंस है उसको लगता है, या उसकी अपनी एयरलाइंस कोई हिट होती है, तो उसके पास दुनिया में ये कहने के लिए होगा कि देखो भारत ने जो है हमारे नागरिकों को निशाना बनाया, हमारे जो सिविल एविएशन है उसको निशाना बनाया। लेकिन भारत उसकी चालबाजी समझ गया था। भारत ने बहुत समझदारी से काम दिखाया, बहुत समझदारी से फैसला लिया और उनको निशाना नहीं बनाया, और ये ध्यान रखा कि पाकिस्तान की इस चालबाजी में फंसा नहीं है। तो ऐसा पाकिस्तान ने तब किया जब उसको लगा कि उसके एयरबेस और उसके जो रडार है सब ध्वस्त हो रहे हैं, लगातार ध्वस्त हो रहे हैं, और वो लगभग ऐसा लग रहा था कि वो अब मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो उसने अपने जो नागरिक जो उड्डयन है, जो अपने सिविल एविएशन है, उसको ढाल बनाया ताकि भारत पर सारा दोष मढ़ा जा सके। लेकिन कुल मिला के भारत ने बहुत कैलकुलेटेड, बहुत टारगेटेड और बहुत ही शानदार जवाब दिया है, और ये पाकिस्तान को कई वर्षों तक याद रहेगा। और कल बहुत इम्पोर्टेंट डे है शेखर। कल जो है दोनों डीजीएमओ, पाकिस्तान के डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ कल दोपहर 12 बजे कल कल तो बैठेंगे। अच्छा, हाँ, कल 12 बजे, सही 12 तारीख को, सही कह रहे हैं आप, 12 बजे, बहुत जी, बढ़िया। जी, जी। तो हुआ ये था कि कल यानी 10 मई को दोपहर 3:35 पर जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई जो डीजीएमओ हैं हमारे, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का हॉटलाइन पर मैसेज आया कि भाई हम बातचीत करना चाहते हैं। बातचीत की पेशकश की। बातचीत करने की इच्छा उन्होंने जताई। तो बातचीत हुई, और फिर ये हुआ कि उसके बाद ये सीज फायर की बात हुई। दोनों तरफ से जो एक्शन है, मिलिट्री एक्शन, वो रोकने की बात हुई, और शाम 5 बजे से स्टॉप किया गया। और ये भी तय हुआ कि दोपहर 12 बजे यानी सोमवार को 12 तारीख को दोपहर 12 बजे के दोनों डीजीएमओ फिर से बात करेंगे। लेकिन जो लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं, उन्होंने इस प्रेस ब्रीफिंग में ये भी बताया कि उस 10 तारीख की बाद शाम को, रात को जो पाकिस्तान ने हरकत की, जो ड्रोन फिर हमले किए, उसका भी माकूल जवाब दिया गया है। और पाकिस्तान को बाकायदा ऑफिशियली भी बता दिया गया है कि अगर ये हरकत आज रात हुई, मतलब आज यानी 11 तारीख, आज रात हुई 11 तारीख, या आज बिल्कुल। के बाद, तो फुल जो है जवाब दिया जाएगा, पूरी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा, माकूल जवाब दिया जाएगा। तो पाकिस्तान को बहुत क्लियर कर दिया गया है कि भारत जो है किसी भी हरकत का जवाब देगा, उसी तैयारी के साथ, उसी मजबूती के साथ जवाब देगा। अब वो बख्शने वाले नहीं है पाकिस्तान। जी शेखर। तो इसका ये भी एक जैसे कि आपने देखा होगा, जब संघर्ष चरम पर था दोनों देशों के बीच में, तो भारत ने तो अपने 35 एयरपोर्ट बंद कर दिए थे, परिचालन बंद कर दिया था घरेलू डोमेस्टिक उड़ानों के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं किया था, जैसे कि अभी आपने बताया कि ढाल बनाना था, क्योंकि उनको इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यह है कि भारत में एक लोकतंत्र है, जबकि पीएम मोदी ने सेनाओं को पूरा कंट्रोल दे दिया था कि आप कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। इसके बावजूद भी सेना बिल्कुल सरकार के साथ संपर्क में रही, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो वहां की सेना ज्यादा आ गई सरकार के ऊपर। तो यही कारण रहा कि सेना असंवेदनशील है काफी वहां की, और वहां की उड़ानों को उन्होंने रद्द नहीं किया, और उन्हीं को ढाल बनाकर उन्होंने भारत पे हमला करने की कोशिश की। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि पाकिस्तान में जो सरकार है वो तो सिर्फ एक मोहरा है। वहां पे चूंकि पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ही सब कुछ चलाते हैं वहां पे, तो वो उनका काम ही यही है। वो जी, तो उनका काम ही यही है, और वो किसी भी तरह से जो है भारत को बदनाम करने के लिए इस तरह साजिशें कर रहे थे कि कोई किसी एयरलाइंस को कोई जो नागरिक हिट हो जाए। एयरलाइन है वो हिट हो जाए, तो उसके पास एक बहाना मिल जाए भारत को एक्सपोज करने का कि देखो साहब इन्होंने नागरिकों को निशाना बनाया। लेकिन भारत ने बहुत साफ कर दिया है कि हमारी लड़ाई आतंकियों से है, हमारी लड़ाई पाकिस्तानी सेना से भी नहीं थी। लेकिन जब पाकिस्तानी सेना ने हमारे नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, तो हमने फिर उनका जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया कि उनके एयरबेस तबाह हो गए, उनके रडार तबाह हो गए, और पाकिस्तान ने जो हमला हमारे मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पर करने की कोशिश की, वो तो हमारे एयर डिफेंस ने सब तबाह कर दिए। लेकिन जो हमारे जो नागरिक जो सेना ठिकाने थे,
मतलब भारत ने ये क्लियर कर दिया था कि जब चूंकि हमारे सैन्य ठिकानों को और हमारे नागरिकों को पाकिस्तान ने 8 और 9 तारीख को निशाना बनाना शुरू किया, तो इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं था कि हम पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को निशाना बनाएं। और पाकिस्तान को बहुत गहरी चोट लगी है, पाकिस्तान की मिलिट्री को बहुत गहरी चोट लगी है, इसीलिए उसे झुकना पड़ा है, उसे भारत को हॉट टाइम पे बात करनी पड़ी है कि कृपया बात कर लीजिए, बात कर लेते हैं, बैठ के बात कर लेते हैं, कल भी बात कर रहे हैं। तो ये जो हुआ है, पाकिस्तान की नब्ज पर हमला हुआ है, पाकिस्तानी सेना की नब्ज पर हमला हुआ है, उसके एयरबेस तबाह हुए हैं, उसके उसकी फौजों को नुकसान हुआ है, उसके एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान हुआ है, उसके जो रडार थे उनको नुकसान हुआ है, उनके एयरफील्ड थे, उनके एयरबेस थे, उनकी हवाई पट्टियां थी, वो सब तबाह हुए हैं। और साथ में तबाह हुआ है उनका वो सिस्टम जो टेरर जहां जो उनके फंडिंग से टेरर फंडिंग से जो अड्डे चल रहे थे, जो चल जो रहे जो थे। है जिनको मस्जिदों के नाम पे वो चला रहे थे, उसके भीतर जो है वो आतंकी कैंप चल रहे थे, टेरर शिविर चल रहे थे, तो वो सब तबाह हुए। तो पाकिस्तान का जो पूरा टेरर नेटवर्क है उसको भारत ने ध्वस्त किया है, टारगेटेड तरीके से ध्वस्त किया है। तो ये पाकिस्तान की नर्व पर चोट लगी पड़ी है, इसीलिए पाकिस्तान बिलबिला उठा, उसके पास कोई वजह नहीं थी कि वह इस लड़ाई को आगे जारी रखा और उसको किसी ना किसी बहाने एक तरह के सरेंडर की मुद्रा में आना पड़ा। शेखर जी, हाँ। मनु जी, जैसे कि भारत ने इस बार इतना नुकसान पहुंचाया, जैसे कि आपने बताया, चाहे वो एयरबेस हो, एयरफील्ड हो, रडार सिस्टम हो, उनकी सैन्य क्षमता हो, काफी नुकसान पहुंचाया है। काफी इससे उभरने में उनको कई महीने लग जाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि अब पाकिस्तान सुधर जाएगा? क्योंकि खुद ही डीजीएमओ स्तर के पाकिस्तान ने खुद ही बातचीत की पेशकश की थी, जब उनको कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। तो आपको लगता है इतना नुकसान झेलने के बाद वो भारत से दोबारा से लोहा लेना चाहेगा, दोबारा से अपनी हरकतों से बाज आएगा? देखिए, पाकिस्तान की जो स्टेट पॉलिसी है वो है टेररिज्म को छद्म युद्ध की पॉलिसी है। पाकिस्तान कभी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता है, जो नहीं लड़ता रहा है भारत के साथ, उसे पता है कि हमारी ताकत क्या है, उनकी ताकत क्या है। तो पाकिस्तान कभी इस तरह की लड़ाइयाँ नहीं लड़ता रहा है। इस बार उसने कोशिश की कि भारत के जो एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उसको निशाना बनाए, लेकिन वहां पे तबाह करने की कोशिश हमारा की। जो जी। एयर डिफेंस सिस्टम है उसने तबाह कर दिया। तो पाकिस्तान को अंदाजा है इसका, इसीलिए वो छद्म युद्ध लड़ता है, वो आतंकी टेरर कैंप चलाता है, वो वहां से आतंकियों को ट्रेन करता है, उनको बेचता है, उनको मरवाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान इसके बाद सुधरने वाला है, क्योंकि वो उसकी स्टेट पॉलिसी है। लेकिन हमें लगातार इस पे नजर रखनी है, क्योंकि अभी भी वो सवाल अनुत्तरित है कि जो पहलगाम में जिन्होंने हाँ, 26 लोगों की हत्या की, निर्दोषों की हत्या की, वो कहाँ गए, वो कहाँ से आए, कहाँ गए, उनका क्या हुआ, उनके बारे में अभी वो कोई वो नहीं है कि वो क्या हुआ। तो हमें अभी नजर रखनी है, ये पाकिस्तान तो नहीं मान सकता, और पाकिस्तान मानने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये उसको नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन वो फिर उसमें सपोर्ट करता रहेगा। उसके बाद सिस्टम है, टेरर सिस्टम है, उसके बाद लोग हैं, क्योंकि वो उसका काम ही वही है, उसको उसी में काम करना है, उसी में इतने साल से काम करता रहा है, तो उसको नहीं बदलना है। तो इसलिए हम ये मान के चलें कि पाकिस्तान को सबक मिल गया होगा। हाँ, वहाँ की आर्मी को नुकसान हुआ है, हमने उसके सिस्टम को तबाह किया है, लेकिन वो फिर जो है उसमें लग जाएगा, वो फिर टेरर कैंप चलाएगा उसमें। अभी वो चीजें अचीव करनी बाकी है। मतलब वो उसका एक एस्टेब्लिशमेंट तबाह मतलब हुआ है, कहने टेरर। का मतलब है कि जो आईएमए से बेल आउट पैकेज मिला है, उसका इस्तेमाल वो अपनी आर्थिक उन्नति और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के बजाय इन चीजों में लगाएगा दोबारा से। वो पहले भी करता रहा है वैसे का, ऐसा वो पहले भी करता रहा है। वो बाहर से जितनी मदद मिली है, 2019 में इवन ट्रम्प थे तब, उन्होंने भी तब कहा था कि हमने इतनी मदद की पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने इसका मिसयूज किया भारत के खिलाफ जो है। तो ये सारी दुनिया जानती है, और दुनिया सारी जानती है, पाकिस्तान फिर भी नहीं बदला, तो अब आगे क्या बदलेगा। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि वो बहुत कुछ बदलेगा। लेकिन हाँ, हमें ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, और हमें कोशिश हमें करनी है आगे भी कि हम कम से कम उसके आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करते हैं, जैसे इस बार हमने किया है। इस बार भी हुआ है, बहुत बड़ा नेटवर्क उसका ध्वस्त हुआ है, लेकिन
वो रक्त बीज हैं, उसने पाले हुए हैं, तो वो हो सकता है कि आगे वो फिर इस तरह की हरकत करे। तो देखते हैं, नज़र बनी रहेगी शेखर हमारी। हाँ, जैसे आज की प्रेस ब्रीफिंग में आपने देखा होगा कि जो नेवल ऑफिसर थे, तो एएन प्रमोद, जैसे कि मैं उनकी याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी बोला था कि पहलगाम के बाद ही हम लोगों ने अरेबियन सी में अपने बेड़े डिप्लॉय करने शुरू कर दिए थे। तो कि भारत कहीं ना कहीं पहले से ही तैयार बैठ गया था कि अगर पाकिस्तान ज्यादा रिटेलिएट करता है तो फिर भारत जंग की तरफ भी जा सकता है। हाँ, देखिए, जब इतना बड़ा हमला हुआ पहलगाम में, तो स्वाभाविक सी बात है कि भारतीय सेना को उसकी तैयारी करनी थी। भारतीय जो सशस्त्र तीनों सेनाएं हैं, सशस्त्र सेनाएं हैं, उनको तैयारी करनी ही थी, और वो स्वाभाविक था। रिटेलिएट जो है वो उसका जवाब देना बहुत जरूरी था, और स्वाभाविक भी था, और देश में जिस तरह गुस्सा भी था, उससे सरकार पर भी दबाव था कि कोई ना कोई एक्शन लें, और वो होना ही था। और तैयारी थी, तीनों सेनाओं ने मिलकर बहुत तगड़ी तैयारी की थी, और जो एयरफोर्स ने जो कमाल कर दिखाया, यहीं से जो है इतने बड़े बड़े उनके ठिकाने ध्वस्त कर दिए, तो वो बहुत हमारी जो पेशेवर स्किल है हमारी सेना की, वो इसमें नजर आई। और टेस्ट भी हो गया हमारी सेना की जो स्किल है उसका भी, कि हम कहाँ तक मार कर सकते हैं। हम इस्लामाबाद के करीब तक हमने मार किया, लाहौर के पास मार किया, पिंडी के पास मार किया। तो अब पाकिस्तान, हमारा पूरा पाकिस्तान हमारी जद में है, हम वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, हम यहीं से जी, मार कर सकते हैं। तो हमारा ये टेस्ट भी हो गया इस बहाने कि हम पाकिस्तान को भविष्य में अगर इस तरह की कोई बड़ी हरकत होती है, तो हम यहाँ से भी मार कर सकते हैं बैठे बैठे, अगर पाकिस्तान ने ऐसी हरकत की। और इसका अंदाजा पाकिस्तान को भी हो गया है। उसने जो अपने जो तबाह एयरबेस है, उसकी जो तस्वीरें आपने देखी होंगी, जो इन्होंने जो अभी सेना ने इस साइड में दिखाई हैं, पाकिस्तान को भी उसका वो रहेगा। हालांकि वो वहां की पब्लिक में कितनी आई हैं या नहीं आई हैं, वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने जो दिखाई है वो दुनिया तक पहुंच गई हैं कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को ये जो हमने टारगेट किया है, वो ये नुकसान उनका किया, क्योंकि उन्होंने हम पे दोबारा हमला किया। 22 तारीख के हमले के बाद हमने 7 मई को जवाब दे दिया था, लेकिन उसके उन्होंने फिर हमला किया। इस बार फिर उन्होंने नागरिकों को निशाना बनाया, मिलिट्री को निशाना बनाया, तो हमने जो है उसका करारा जवाब दिया। तो ये मैसेज हम पूरी दुनिया को दे चुके हैं कि हमें कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे शेखर। नहीं। जी, थोड़ा-सा हम पाकिस्तान के इंटरनल में जाते हैं मनु जी, तो देखते हैं कि पाकिस्तान खुद अपने अंदरूनी मामलों में घिरा पड़ा है। चाहे वो बलोच लिबरेशन आर्मी के तहत बलूचिस्तान में विद्रोह का सामना करना पड़ा, सिंध में सामना करना पड़ा, पीओके में भी हालात अच्छे नहीं हैं। इसके बावजूद आपको लगता है कि जब वहाँ महँगाई, भ्रष्टाचार इस तरह के मुद्दे होते हैं, तब वहाँ की सरकार, वहाँ की आर्मी इस तरह की कुछ हरकतें करने लगती है कि वहाँ की जनता का ध्यान भटक जाए और सिर्फ भारत और कश्मीर पे लग जाए। देखिए, पाकिस्तान तो एक फेल्ड स्टेट है ही है, ये तो सब मतलब कोई नई बात नहीं है इसे बताना। और एक फेल्ड स्टेट क्या करता है, फिर यही हरकतें करता है कि आप अपनी जो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको उसका ध्यान इधर उधर करने के लिए, उसका ध्यान भटकाने के लिए, उसके पास जो जरूरतें हैं, जो उसके अपने बुनियादी जरूरतें हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं, ताकि सारा ध्यान उधर चला जाए, और पूरा जो है राष्ट्रवाद के उसमें झोंक जाए। तो ये हरकतें पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, अब तो उसकी हालत बहुत खराब है। इकोनॉमिकली वो दूसरों पर निर्भर है, और लोन पर निर्भर है। उसे लोन चुकाने के लिए लेना पड़ता है। तो इस तरह की नौबत उसके सामने है। तो वो ऐसी हरकतें करता रहता है, क्योंकि उसके पास लोकल प्रेशर बहुत ज्यादा है, घरेलू दबाव बहुत है। उन्हें एड्रेस करने के बजाय उसके पास सबसे आसान तरीका ये है कि पब्लिक का ध्यान हटा के भारत की तरफ कर दो, कश्मीर की तरफ कर दो। ये उसके बहुत आसान तरीका है। तो ऐसा वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एक फेल्ड स्टेट को जो लीड कर रहे हैं, उनके पास उन चुनौतियों का सामना करने के लिए, उन चुनौतियों से जूझने के लिए कोई और रास्ता होता नहीं है। तो सबसे आसान तरीका ये है कि पब्लिक का ध्यान हटा के कहीं और ले जाओ। तो ये एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है, और पाकिस्तान ये अभी भी करता रहा है, और आगे भी शायद करता रहे। शेखर। जी, तो कल 12 तारीख बहुत बड़ा दिन है।
भारत और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि कल DG-MA स्तर की दूसरी बैठक होने जा रही है भारत और पाकिस्तान की दोपहर 12 बजे। हमारी नजरें, द फेडरल देश की नजरें उस बैठक पर, उस बातचीत पर बनी रहेगी। उसके बाद जो भी निकल कर आता है, हम लोग फिर से चर्चा पे बैठेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की जो खबरें हैं भारत और पाकिस्तान से रेलेवेंट, जो भी तनाव से रेलेवेंट है, चाहे वो रिलेशन से रेलेवेंट है, इस तरह की खबरों को पढ़ने के लिए हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, देश.thefederal.com पर जाकर इस तरह की खबरें पढ़ सकते हैं। तो कल एक बार फिर हम बातचीत के बाद दोबारा मिलेंगे। मनु जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद शेखर।